वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एक आयरिश पोइट यानी विलियम बटलर येट्स की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल। डायलॉग यानी मुकालमा, सेल्फ यानी अपनी ज़ात या नफ्स, एंड सोल और रूह यानी नफ्स और रूह के दरमियान मुकालमा। ये पोइम 2 पार्ट्स पर कंसिस्टेड है। फर्स्ट पार्ट 5 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है और सेकंड पार्ट 4 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है। तमाम स्टेंजाज ऑक्टेव्स हैं, यानी ऑक्टेव 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। 9 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 72। फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट लाइन में पोइट कहता है माई सोल, मेरी रूह, यानी रूह ये पकार कर कहती है आई समन। समन का मतलब है तलबी का परवाना जारी करना, किसी को पेश होने का हुक्म देना। टू द विंडिंग, विंडिंग का मतलब है खमदार। एंशेंट यानी कदीम, स्टेयर यानी सीढ़ी। मैं उस कदीम खमदार सीढ़ी की जानब आने का बुलावा देता हूँ। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो रूह का सफ़र है, रूहानी सफ़र है, वो एक सीढ़ी की शक्ल में होता है और वो सीढ़ी बहुत कदीम है, लेकिन वो सीढ़ी खमदार है। उसमें बहुत से खमो पेच हैं, यानी उसमें बहुत सी रुकावटें हैं, वो सीधा रास्ता नहीं है। उसमें बहुत सी दुनियावी रुकावटें हैं जो कि हमें रूहानी मंजिल तक पहुँचने में रुकावट हायल करती हैं। सेट ऑल योर माइंड, अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ कर लो, अपने जहन को लगा लो। अपॉन द स्टीप, उस ढलान, असेंट बुलंदी पर, उस ढलान बुलंदी पर अपनी तमाम तवज्जो को मरकूज़ कर लो। यानी वो जो रूहानी मकाम है वो है तो बहुत बुलंद, बहुत ऊंचा, लेकिन उस पर पहुंचने का जो रास्ता है वो स्टीप है, यानी वो ढलान है। उस पर अगर तुम जाओगे तो बार बार स्लिप हो के गिरने का चांस होगा, लेकिन कामयाब वही होंगे जो गिरकर दोबारा उठेंगे। अपॉन द ब्रोकन, ब्रोकन यानी टूटी फूटी, क्रमलिंग यानी रेज़ा रेज़ा, बैटलमेंट यानी फसील, किले वगैरह की दीवार। वो कहता है कि जब तुम उस स्टीप रास्ते से होते हुए यानी दुनियावी रुकावटों को अबूर करते हुए गुज़रोगे तो तुम्हारे आगे उस किले की, उस यानी रूहानी मुकाम की एक टूटी फूटी रेज़ा रेज़ा दीवार होगी, एक फसील होगी जिस पर यानी बहुत से पहरेदार होंगे और वो तुम्हें बार बार पीछे की जानब पुश करेंगे, धकेलने की कोशिश करेंगे। यानी वो तुम्हारी नफसानी ताकतें होंगी, वो तुम्हारी सेल्फ़ की कुछ पावर्स होंगी, वो ईवल्स होंगी जो कि तुम्हें पीछे को बार बार पुश करेंगी, लेकिन तुमने हार नहीं माननी। अपॉन द ब्रीथलेस, ब्रीथलेस यानी जिसमें सांस ना हो, बेहिसो हरकत। स्टारलिट यानी सितारों से भरी हुई या सितारों की रोशनी से मामूर एयर, हवा। उस सितारों से मामूर बिल्कुल बेहिसो हरकत हवा में, अपॉन द स्टार, उस सितारे पर, दैट मॉक्स द हिडन पोल, यानी वो जो तुम्हारी मंजिल है, वो जो पोल का मतलब है कुर्रा, जिस मंजिल पर, जिस कुर्रे पर तुम जाना चाहते हो वो हिडन है, यानी वो पोशीदा है। रूहानी मुकाम एक ऐसा मुकाम होता है जो कि पहले इंसान को नहीं दिखाया जाता, बल्कि जब उस मंजिल पर पहुंचता है तभी उसको वो दिखाई देता है। तो वो कहता है कि उस मकाम की तो तुम्हें कोई समझ बूझ नहीं होगी, लेकिन उस मंजिल पर पहुंचने के लिए कुछ गाइडेंसेस होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि तुम्हारी रहनुमाई करेंगी। जैसा कि एक सितारा होगा जो कि उस मंजिल की निशानदही करेगा। फिक्स एवरी वांडरिंग थ्रू थॉट अपॉन, अपनी हर वांडरिंग यानी इधर उधर घूमती हुई आवारा, थॉट यानी सोच, जो तुम्हारी इधर उधर भटकती हुई आवारा सोच है उसे फ़िक्स कर लो, यानी उससे एक जगह पर मरकूज़ कर लो। कहाँ मरकूज़ करना है? अपॉन दैट क्वार्टर, उस जगह पर, वेयर ऑल थॉट इज़ डन, जहाँ तमाम सोचें इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। यानी इंसान की सोचने समझने की सलाहियत उस वक़्त ख़त्म होती है जब वो खुदा की इस वसी कायनात को देखता है, जब वो रूहानी मकामात को देखता है। तो वो कहता है वो रूहानी मुकाम जहाँ पर तमाम सोचें इख्तिताम पजीर हो जाती हैं, तुम अपनी भटकती हुई सोच को उस एक नुक्ते पर मरकूज़ कर लो। और वो ऐसा मुकाम है जहाँ सोचें ख़त्म होती हैं। वहाँ क्या होता है? हु कैन डिस्टिंग्विश,
वो एक ऐसा मकाम है जो कि फ़र्क कर देता है डार्कनेस फ्रॉम द सोल, यानी वो रूह को तारीकी से अलग कर देता है। अब एक तरफ उसने सोल का वर्ड बोला है और दूसरी तरफ डार्कनेस का वर्ड बोला है। अब डार्कनेस से मुराद उसका सेल्फ है, यानी वो कहना चाहता है जो तुम्हारे नफ्स को तुम्हारी रूह से अलग कर देती है, यानी तुम्हारा ऐसा नफ्स जो कि तारीकियों से भरा हुआ है, जो कि गुनाहों और बुरे कामों से और बुराइयों से भरपूर है, उसे तुम्हारी रूह से अलग कर देता है। वो एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर सोचें ख़त्म हो जाती हैं, सोचें इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपनी भटकती हुई सोच को उस एक नुक्ते पर मरकूज़ कर लो, और इसकी हेल्प के लिए तुम्हें रास्ते में वो सितारा भी दिखाई देगा जो कि तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मुकम्मल तुम्हें मंजिल नज़र नहीं आएगी, लेकिन रास्ते में तुम्हें कुछ इशारे मिलते जाएंगे। लेकिन उस पर पहुँचने के लिए तुम्हें उस खमदार बल खाती हुई और झूलती हुई सीढ़ी के ऊपर से गुज़र कर जाना होगा और उस ढलान रास्ते से जाना होगा, और इसके साथ साथ तुम्हें एक फसील को भी अबूर करना होगा जिस पर तुम्हारी मादी क़ुव्वतें पहरा दे रही हैं और तुम्हें पीछे को धकेलने में मसरूफ़ अमल हैं। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में वो कहता है माई सेल्फ़। अब वो नफ्स की बात करता है। पहला स्टेंजा जो था वो रूह का था, अब उसका नफ्स जो है वो मुखातब होता है, वो उसका जवाब देता है। वो कहता है द कॉन्सिक्रेटेड, यानी कॉन्सिक्रेटेड मुतबर्रक मुक़द्दस या पाकीज़ा, ब्लेड यानी वो तलवार, अपॉन माई नीज़, यानी मेरे घुटनों पर वो मुक़द्दस और मुतबर्रक तलवार बंधी हुई है। इस सैटोज़ एंशेंट ब्लेड, ये सैटो का दिया हुआ कदीम ज़माने का एक ब्लेड है, यानी एक तलवार है। स्टिल एज़ इट वॉज़, जैसा कि ये हुआ करती थी। स्टिल रेज़र कीन, अभी भी उसका जो रेज़र है, उसका जो ब्लेड है वो उतना ही शार्प है, वो उतना ही तीखा है जितना कि ये उस वक़्त था जब ये बनाई गई थी। स्टिल लाइक आ लुकिंग ग्लास, और अभी तक ये बिल्कुल आईने की मानंद है, यानी शीशे की मानंद है, इसमें आप अपना अक्स देख सकते हो। अनस्पॉटेड, और ये बेदाग है बाय द सेंचुरीज, सदियों के बावजूद, यानी इस पर सदियां गुजर चुकी हैं, इस पर बहुत सा ज़माना बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई दाग नहीं लगा। दैट फ्लावरिंग, और वो फूलदार, सिल्कन यानी रेशमी, ओल्ड कदीम, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई या कशीदाकारी, टॉर्न फटा हुआ, फ्रॉम सम कोर्ट लेडीज़ ड्रेस, किसी दरबार की शहज़ादी या मलका के लिबास का हिस्सा है। यानी वो कहना ये चाहता है कि वो जो तलवार है उसके ऊपर उसको कवर किया गया हुआ है किस चीज़ के साथ, उस रेशमी कढ़ाई किए हुए या कशीदाकारी किए हुए फटे हुए एक कपड़े से उसको कवर किया गया है जो कि फूलदार है, और वो किसी दरबार की औरत यानी शहज़ादी या मलका के लिबास से अलग किया गया है। एंड राउंड द वुडन स्कैबर्ड बाउंड, और वो लकड़ी का, वुडन यानी लकड़ी का, स्कैबर्ड कहते हैं नियाम या म्यान को, यानी एक ऐसा कवर जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है। उस लकड़ी के कवर को इसने ढांपा हुआ है, बाउंड एंड वाउंड, लेकिन अब वो जो कपड़ा है वो काफ़ी हद तक फट चुका है, वो डैमेज हो गया है। कैन टैटर्ड, और अब वो मज़ीद फटकर चीथड़े हो सकता है। स्टिल प्रोटेक्ट, लेकिन इसके बावजूद वो उस तलवार की हफाजत कर रहा है। फेडेड, जो कि अब मद्दम हो गई है। एडॉन, यानी उसकी सजावट जो है वो मद्दम हो गई है। यानी वो ये कहना चाहता है कि ये एक ऐसी तलवार है जो कि उसके घुटने के साथ बंधी हुई है, और ये तलवार सैटों ने बनाई थी, सदियां गुजर गईं, लेकिन ये अभी तक बेदाग है और इसकी चमक दमक में भी कोई कमी नहीं आई, और ये आईने की तरह चमकती है। इसे एक ऐसे कपड़े के साथ कवर किया गया है जो कि फूलदार है और रेशमी है, उसके ऊपर कशीदाकारी की गई है, और वो दरबार की किसी औरत यानी किसी मलिका या शहज़ादी के लिबास से काट कर बनाया गया है। और जो इस तलवार की नियाम है वो लकड़ी की बनी हुई है, उसके ऊपर वो लपेट दिया गया है, और वो जो कपड़ा है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है और मज़ीद फटकर वो चीथड़ों में तब्दील हो सकता है, और उसकी खूबसूरती भी काफ़ी मांद पड़ गई है, मद्दम हो गई है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो उस तलवार के जो कवर है, उसकी जो नियाम है, उसकी हफाजत कर रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में वो कहता है माई सोल, यानी मेरी रूह। अब दोबारा फिर रूह बोलती है, वो कहती है
वाई शुड द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन, कि इंसान के जो तसव्वुरात या तख़य्युलात हैं वो क्यों ऐसे होने चाहिए। लॉन्ग, वो क्यों ख्वाहिश करते हैं। लॉन्ग यानी ख्वाहिश करना। पास्ट हिज प्राइम, प्राइम यानी आला, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ की हुई चीज़, सबसे ज़्यादा तरजीही चीज़, सबसे बुलंद। रिमेंबर, सोचता है। थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में। इंसान के तसव्वुरात और तख़य्युलात सिर्फ़ उन्हीं आला चीज़ों के बारे में सोचने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं, या उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने के ख्वाहां क्यों हैं। कौन सी चीज़ें। दैट आर एम्ब्लेमेटिकल, जो कि निशानदही करती हैं, ऑफ लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग की। इंसान के तसव्वुरात और तख़य्युलात उन तरजीही चीज़ों के बारे में ही सोचने की ख्वाहिश क्यों करते हैं जो कि जंग और मोहब्बत की निशानदही करती हैं। थिंक ऑफ एंसेस्ट्रल नाइट दैट कैन, और वो उन आबाओ अजदाद की रात के बारे में क्यों नहीं सोचते। दैट कैन, उसके बाद लास्ट लाइन इस स्टेंजा के हम पढ़ेंगे जिसमें वो कहता है दैट कैन डिलीवर, जो कि अरसाल कर सकती है, फ्रॉम द क्राइम ऑफ डेथ एंड बर्थ, यानी मौत और हयात, यानी पैदाइश और मौत का जो जुर्म है इससे उसे बचा सकती है, इससे उसे किसी दूसरी तरफ इरसाल कर सकती है, इससे उसे किसी दूसरी तरफ अरसाल कर सकती है, उसी दूसरी तरफ भेज सकती है, यानी उसे मौत और हयात का जो जुर्म है इससे छुटकारा दिला सकती है। यानी जैसे जंगों के मामले में बहुत से लोगों की डेथ होती है और उसके बाद रीबर्थ होती है, नए लोग आते हैं, नई नस्लें आती हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। वो कहता है कि अगर इंसान अपनी रूह को तवज्जो दे, इंसान के जो तख़य्युलात हैं वो मोहब्बत और जंग के बारे में जो चीज़ें हैं अगर उन्हें सोचना ख़त्म कर दे और अपने आबाओ अजदाद के बताए हुए तरीक़ों पर चले तो इससे जंगो जदल का ख़ात्मा हो जाएगा और तमाम जराइम भी ख़त्म हो जाएंगे। इफ़, अगर, बट इमेजिनेशन स्कॉन द अर्थ, लेकिन अगर जो तसव्वुरात और तख़य्युलात हैं स्कॉन, वो नफ़रत करना शुरू कर दें द अर्थ, इस ज़मीन पर से, यानी इस ज़मीन में जितने भी जराइम हो रहे हैं और जो भी मादा परस्ती है, अगर हमारे तख़य्युलात उस मादा परस्ताना सोच और उस जराइम वाली ज़िंदगी से नफ़रत करना शुरू कर दें तो क्या होगा। एंड इंटेलेक्ट, और जो हमारी जहानत है, इट्स वांडरिंग, अपनी भटकती हुई, टू दिस एंड दैट, और जो हमारी भटकती हुई जहानत है जो इधर उधर के बारे में सोचती है, जो कि बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गई है, जिसकी डायरेक्शन कोई नहीं, जिसकी मंजिल कोई नहीं है। एंड टू अदर थिंग, और वो कभी किसी एक चीज़ के बारे में सोचती है और फिर दूसरी चीज़ के बारे में सोचती है। डिलीवर फ्रॉम द क्राइम ऑफ डेथ एंड बर्थ, तो वो भी ये जो मौत और हयात का जुर्म है इससे बाहर आ सकती है। इसका सिर्फ़ एक ही शर्त है कि पहले हमारे तख़य्युल को चाहिए कि वो इस ज़मीन के जितने भी जराइम हैं उनसे पहले नफ़रत करना शुरू करे, हकारत अपने अंदर पैदा करे। उसके बाद जब नफ़रत पैदा होगी तो फिर ही अच्छाई से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट स्टैंज़ा में वो कहता है माई सेल्फ, उसके बाद फिर उसका नफ्स जवाब देता है। वो कहता है मोंटेशिगी, यानी मंताशकी जो था, थर्ड ऑफ हिज फैमिली, वो अपने ख़ानदान का तीसरा चश्मो चिराग था। फैशनड इट, उसने इस तलवार पर कशीदाकारी की थी, उसने इस पर कंदाकारी की थी, उसने ये तलवार बनाई थी। 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले। अबाउट इट लाई फ्लावर्स फ्रॉम आई नो नॉट वट एम्ब्रॉयडरी, इसके ऊपर उसने जो फूल बनाए हैं मुझे उस कशीदाकारी की समझ नहीं आती, मैं उससे नावाकिफ़ हूँ। यानी ये कदीम ज़माने के इसके ऊपर नकूश शब्द किए गए हैं। हार्ट्स पर्पल, और जो दिल है वो जामनी रंग का उस पर बनाया गया है, यानी दिल के अंदर खून है। एंड, और ऑल दीज, और ये तमाम चीज़ें, आई सेट फॉर एम्बलम्स ऑफ द डे, और ये तमाम चीज़ें निशानदही करती हैं दिन की, अगेंस्ट द टावर, हमारे उस सतून से, यानी हमारा जो सोच का मीनार है उसके ख़िलाफ़ दिन की निशानदही करती हैं। एम्ब्लेमेटिकल ऑफ द नाइट, और ये रात की निशानदही करता है, यानी ये जो टावर है उस रात की तारीकी की निशानदही करता है, यानी हमारी सोच की जो तारीकी है उसकी निशानदही करता है। और इसके मुकाबले में वो जो दिल है, जो पर्पल हार्ट है, वो दिन की निशानदही करता है। एंड क्लेम एज बाय अ सोल्जर्स राइट, और एक सिपाही का हक़ इस्तेमाल करते हुए, एक सिपाही के हक़ का दावा करते हुए, अ चार्टर, मैं इस्तेहकाक रखता हूँ, टू कमिट द क्राइम वंस मोर, एक दफ़ा दोबारा फिर
उस जुर्म के इर्तिकाब का मैं दावा दायर करता हूँ। मेरे पास ये इस्तेहकाक है कि मैं दोबारा फिर एक जुर्म सरज़द करूँ। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है माई सोल, मेरी रूह, यानी अब उसकी रूह उसके नफ्स को दोबारा फिर जवाब देती है। वो कहती है सच फुलनेस, ऐसी तकमील, ऐसी मुकम्मल ज़िंदगी, यानी जो रूहानी ज़िंदगी है उसी में फुलनेस है, वही मुकम्मल है। इन दैट क्वार्टर, और जो तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो जिसमें जंग व जदल है और जिसमें जराइम हैं, वो तो उस ज़िंदगी का चौथाई हिस्सा भी नहीं बनता। ओवरफ्लोज़, और ये तुम्हारी जो ज़िंदगी है ये लबरेज़ हो गई है, लबालब भर गई है जराइम से। एंड फॉल्स इनटू द बेसिन ऑफ द माइंड, और वो तुम्हारे जहन के बर्तन में तुम्हारी तमाम सोचें गिर रही हैं और वो तुम्हारे जहन को गदला कर रही हैं। इससे पहले वो कह चुका है कि अगर बुराई से बचना है तो सबसे पहले इस ज़मीन पर जो बुराइयां हो रही हैं इससे हकारत और नफ़रत अपने दिल में पैदा करो, अपनी इमेजिनेशन को पाक करो। लेकिन वो कहता है कि जब तुम बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा जो जहन है वो पूरा गंदा हो जाएगा, उसका बर्तन गंदा हो जाएगा, क्योंकि तुम गलत सोचें उसमें डाल रहे हो। और ये जो गलत सोचों वाली ज़िंदगी है वो उस असर रूहानी ज़िंदगी का एक चौथाई भी नहीं बनता, यानी उसका अशर अशीर भी नहीं है, बहुत कम है तुम्हारी ज़िंदगी उसके मुकाबले में। दैट मैन इज़ स्ट्रिकन डेफ एंड डम एंड ब्लाइंड, और अब लोग जो हैं वो गूंगे, बहरे और अंधे हो गए हैं। फॉर इंटेलेक्ट नो लॉन्गर, अब जहानत मज़ीद बाकी नहीं रही। नोज़, और ये जहानत अब इस कदर भी मज़ीद नहीं रही कि वो इस बात को जान सके। इज़ फ्रॉम द अट, इज़ का मतलब जो मौजूद है, फ्रॉम द अट यानी जो होना चाहिए। एक तरफ वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, यानी अच्छी चीज़ें जो कि होनी चाहिए। और जो मौजूद है वो बुराई है, जो होनी चाहिए वो अच्छाई है। लेकिन उसने कहा है कि अब हमारी जहानत, हमारी फ़हम फरासत इस हद तक महदूद हो गई है कि हम लोग अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं। हम ये फ़र्क नहीं कर पा रहे कि जो चीज़ मौजूद है उसके दरमियान और जो चीज़ होनी चाहिए उसके दरमियान, यानी हम अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ भूल चुके हैं। और नूर, या जानने वाला, फ्रॉम द नोन, या उस शख्स से जिसको जाना गया हो, यानी जानने वाले और जाने गए शख्स के दरमियान भी हमारी फ़हम फरासत और बसीरत जो है वो कोई फ़र्क नहीं कर पा रही। दैट इज़ टू से, और यही कहना है असेंड टू हेवन, कि आसमानों की तरफ बुलंद हो जाओ, आसमानों की तरफ महवे परवाज़ हो जाओ, यानी जन्नत का रास्ता इख्तियार करो, वही बुलंदी और कामयाबी का रास्ता है। ऑनली द डेड कैन बी फॉरगिवन, सिर्फ़ वो लोग जो तुमसे पहले मर गए, जो कि अब डेड हैं, सिर्फ़ उनको माफ़ी मिल सकती है, उन्हें माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि उन तक ये पैगाम पहुंचा ही नहीं था। यानी जिस लोगों तक ये पैगाम ना पहुंचा हो उन पर कोई गुनाह नहीं, इससे उनको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन तुमने अब ये अच्छी बातें सुन ली हैं, अगर तुम इन पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हें कोई किसी किस्म की फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। बट मगर व्हेन आई थिंक ऑफ दैट, जब मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, माई टंग्स अ स्टोन, तो मेरी ज़बान पत्थर की हो जाती है, यानी मेरी ज़बान बंद हो जाती है, मेरी ज़बान को ताला लग जाता है, मैं मज़ीद बोलने से कासिर हो जाता हूँ। क्योंकि इस पर जब किसी ने अमल नहीं करना और जब मेरी बात सुनी ही नहीं जानी तो इसलिए फिर बात को करने का फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए फिर मेरी ज़बान पत्थर की हो जाती है। सेकंड सेक्शन के फर्स्ट स्टेंजा में पॉइंट कहता है माई सेल्फ, यानी मेरा नफ्स। अब उसका नफ्स उसकी रूह को जवाब देता है। वो कहता है अ लिविंग मैन इज़ ब्लाइंड, एक ज़िंदा शख्स अंधा है, एंड ड्रिंक्स हीज़ ड्रॉप, और वो अपने नशे में मस्त है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है, यानी अपनी शराब पी रहा है, अपनी ज़िंदगी के ऐशो इशरत में मगन है। इसलिए वो ज़िंदा होने के बावजूद, आंखें रखने के बावजूद ब्लाइंड है, क्योंकि उसे ज़िंदगी की हकीकत नज़र ही नहीं आ रही, जो कि सोल का सफ़र है, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी है। व्हाट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है, इफ़ द डिचेस, अगर जो खाइयाँ या घाटियाँ हैं, आर इम्प्योर, नाखालिस हैं। अगर घाटियाँ या वादियाँ नाखालिस हैं, यानी इसमें कोई खालिस पानी नहीं मिलता, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट मैटर्स, क्या फ़र्क पड़ता है, इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहूँ, इट ऑल वंस मोर, अगर मैं ज़िंदा रहूँ या फिर एक दफ़ा दोबारा
वापस आ जाऊं और एक और ज़िंदगी गुजार लूं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं इस बुराई वाली ज़िंदगी को छोड़ दूं और दोबारा आकर अच्छी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दूं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी डिचेज़ हैं, जितनी भी घाटियाँ हैं मेरे इर्द गिर्द, उन सब में इम्प्योर वाटर है। मैंने फिर इसी माहौल में आके उस गदले पानी को पीना है और दोबारा फिर उसी बुराई में मुलव्वस हो जाना है। तो इसलिए एक बार पुख्ता इरादा करके अच्छाई की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि माहौल इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, वो मुझे किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देगा। इसलिए दोबारा फिर मैं बुराई के रास्ते पर चल पड़ूँगा। एंड्योर यानी बर्दाश्त करना, दैट टॉयल यानी मेहनत या जद्दोजहद, ऑफ ग्रोइंग अप यानी बढ़ने या परवरिश पाने की जो मेहनत है, जो जद्दोजहद है, उसको बर्दाश्त करना का जो अमल है। द इग्नोमिटी यानी बदनामी ऑफ बॉयहुड, जवानी की, यानी जवानी की बदनामी या रुसवाई को बर्दाश्त करना और बढ़ने की जद्दोजहद को बर्दाश्त करना। द डिस्ट्रेस, उस परेशानी को बर्दाश्त करना। ऑफ बॉयहुड चेंजिंग इनटू मैन, यानी लड़कपन से मर्दानगी तक जितनी भी रसवाई आती है, यानी चीज़ों को सीखते हुए जितनी भी रसवाई और ज़िल्लत और परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको बर्दाश्त करना। जवानी की बदनामियों को बर्दाश्त करना और परवरिश पाने के लिए, बड़ा होने के लिए उस मेहनत को बर्दाश्त करना। द अनफिनिश्ड मैन एंड हिज पेन, यानी एक ऐसा इमेच्योर आदमी, अनफिनिश्ड यानी जिसकी तकमील ना हुई हो, यानी जिसकी अकल की तकमील ना हुई हो। एक ऐसा आदमी जो कि इमेच्योर है, जिसकी अकल अभी नापुख्ता है। एंड हिज पेन, और उसका जो दुख है, ब्रॉट फेस टू फेस, जब वो आमने सामने आते हैं, विद हिज ओन क्लमजीनेस, अपने भद्देपन के साथ, अपनी बदसूरती के साथ, अपने बेढंगापन के साथ। यानी एक ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल इमेच्योर होता है, जिसकी अक्लो फरासत और उसकी फ़हम व बसीरत बिल्कुल नापुख्ता होती है। जब उस शख्स के सामने कोई शख्स आता है तो वो भी उसी तरह के भद्देपन, उसी तरह के बेढंगेपन का शिकार हो जाता है। इसलिए ये जो जितनी भी चीज़ें हम बर्दाश्त करते हैं, यानी बढ़ने का अमल और जवानी की बदनामी और जवानी से बुढ़ापे तक का जो सफ़र है, इस दौरान जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं। ये चीज़ें फ़जूल होती हैं, क्योंकि अगर हम इस दौरान अच्छाई की तरफ जाने के लिए बहुत सी परेशानियां अपने मोल ले भी लें, फिर भी इसके बावजूद एक ऐसा शख्स जो कि हमारे माहौल का हिस्सा है, जब हम उसके सामने जाएंगे, वो ख़ुद भी इमेच्योर है, वो ख़ुद भी बेअक्ल है, वो हमें भी अपने जैसा बना देगा। इसलिए रूहानी सफ़र की तरफ जितनी भी मेहनत की जाती है, इसको करने का कोई फ़ायदा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। नेक्स्ट स्टैंज़ा में वो कहता है, द फिनिश्ड मैन, और ऐसा शख्स जो कि फ़िनिश्ड हो, यानी जिसकी अकल फ़िनिश हो गई हो, यानी जिसकी अकल पुख्ता हो गई हो, एक आकल बालग, पुख्ता अकल रखने वाला आदमी। अमंग हिज एनमीज़, क्या वो अपने दुश्मनों के दरमियान नहीं है? वो क्वेश्चन मार्क लगा के हमसे पूछना चाहता है कि अक्लमंद आदमी क्या अपने दुश्मनों के दरमियान नहीं है? यानी पूरे का पूरा ज़माना उसका दुश्मन है। उसकी वजह यह है कि पूरे का पूरा जितना भी लोग हैं, जितनी भी सोसाइटी के लोग हैं, वो सब के सब अपनी अकल में पुख्तगी नहीं रखते। तो उन बेवकूफ़ों के दरमियान अगर कोई अक्लमंद शख्स आ जाएगा तो वो सब का दुश्मन होगा और सब लोग उसे अपना दुश्मन समझेंगे और उसके दुश्मन हो जाएंगे। हाउ इन द नेम ऑफ हेवन कैन बी एस्केप, और जन्नत के नाम पर, आसमानों के नाम पर, यानी जन्नत के नाम पर, यानी जन्नत के लालच में आकर, कैन बी एस्केप, अगर हम निकलने की कोशिश करें, क्या हम निकल सकते हैं? दैट डिफाइलिंग, यानी इस गंदे, मैले, एंड डिसफिगर्ड शेप, यानी बिगड़ी हुई शक्ल, बिगड़ी हुई सूरत हाल से। ये जो सोसाइटी की बदसूरती और मैलापन है, इसका गदलापन है, क्या जन्नत के लालच में आकर हम इससे दूर भाग सकते हैं, इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? द मिरर ऑफ मैलिशियस आई, क्योंकि जो हासिद की आँख है, एक ऐसा शख्स जो कि कीना परवर है, उसकी आँख का जो अक्स है, कास्ट्स अपॉन हिज आई, उस शख्स की आंखों के साथ जब टकराएगा। कौन सा शख्स? अब हिज से मुराद कौन सा शख्स है? एक ऐसा शख्स जो कि जन्नत के लालच में आकर इस दुनिया का जो बेढंगापन है, इसकी बदसूरती है, इससे भागने की कोशिश करता है, यानी जो कि बुराई का रास्ता छोड़ना चाहता है। जब ऐसे शख्स की किसी हासद आदमी के साथ नज़रें चार होती हैं, यानी उसकी आंखें टकराती हैं, तो क्या होता है? अनटिल एट लास्ट, आखिरकार उसकी नज़रें जब उससे टकराती हैं, ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट के शेप मस्ट बी हिज शेप,
कि उसकी जो शक्ल है वही दूसरे को इख्तियार कर लेनी चाहिए, यानी उसका रूप दूसरे शख्स को धार लेना चाहिए। यानी एक बुरा शख्स चाहेगा कि एक ऐसा शख्स जो कि नेकी के रास्ते की तरफ गामजन है वो भी उसी रास्ते पर चल पड़े, यानी डूबा हुआ उसे डुबोकर खुश होगा, गिरा हुआ चलते हुए को गिरा कर खुश होगा। एंड व्हाट इज़ द गुड, और क्या अच्छाई है ऑफ एन एस्केप, इस बुरे रास्ते से निकलने में। अगर कोई इस रास्ते से, इस बुरे रास्ते से निकलना चाहे तो इसमें क्या अच्छाई मिलेगी। इफ़ ऑनर फाइंड हिम, अगर इज़्ज़त उस तक पहुंच भी जाए, इज़्ज़त जो है एक आला मुकाम जो है अगर किसी बुरे शख्स की जानिब पहुंच भी जाए, हिम से मुराद इधर वही शख्स है जो कि मैलिशियस आइज़ रखता है, जो कि हासिद आंखों वाला है, जो कि कीना परवर है। इन द विंट्री ब्लास्ट, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी में, एक ऐसी सर्दी जो कि धमाके की शक्ल में आती है, सर्द धमाके में, यानी एक ऐसा शख्स जिसके हवास पर, जिसके सोचने समझने की सलाहियत पर सर्दी गालब आ गई हो, जिसके एहसासात और जज्बात बिल्कुल सर्द हो चुके हों और वह बहुत ज़्यादा गुनाह में लथपथ हो चुका हो, अगर ऐसे शख्स तक इज़्ज़त और मुकाम पहुँचना भी चाहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही उसके जज्बात में ठंडक आ चुकी है। अब वो किसी नसीहत का असर कबूल करने की पोजीशन में नहीं है और ना ही किसी नसीहत का असर कबूल करना चाहता है। नेक्स्ट स्टैंज़ा में वो कहता है, आई एम कंटेंट टू लिव इट ऑल अगेन, मैं इस बात पर रज़ामंद हूँ, मुतमईन हूँ कि मैं दोबारा यही ज़िंदगी बसर करूँगा। एंड येट अगेन, और फिर दोबारा ऐसी ही ज़िंदगी यानी बुराइयों वाली ज़िंदगी ही बसर करूँगा, क्योंकि अच्छाई में रहने का इसलिए फ़ायदा नहीं, जब हमारा इर्द गिर्द का माहौल अच्छा नहीं तो वो फिर दोबारा हम पे असरअंदाज होगा और फिर वो हमें पहले जैसा कर देगा। इसलिए मैं दोबारा भी अगर ज़िंदगी मिले तो यही गुनाहों और बुराई वाली ज़िंदगी बसर करूँगा, जो कि मेरे नफ्स के ताबे है। मैं रूह के ताबे ज़िंदगी बसर करने को तरजीह कभी नहीं दूँगा। इफ़ इट बी लाइफ टू पिच, और अगर ये ज़िंदगी जो है ये धकेलती है इनटू द फ्रॉग स्पान, फ्रॉग स्पान यानी मेंढकों के अंडे देने वाली गंदी जगह, ऑफ अ ब्लाइंड मैन स्टिच, एक अंधे की घाटी की जानब। यानी हमारी जो ज़िंदगी है, ये जो बुराई की ज़िंदगी है, अगरचे मुझे मालूम है कि ये गलत रास्ता है और ये एक ऐसी खाई में जाके गिरेगा जहाँ पर मेंढक अंडे देते हैं, यानी बहुत गंदी जगह की तरफ मुझे ले जा रहा है और मैं किसी अंधे शख्स की पैरवी कर रहा हूँ, यानी उसका नफ्स जो है वो ब्लाइंड मैन है। ब्लाइंड मैन से मुराद इधर उसका सेल्फ़ है, उसका यानी नफ्स है, वो मुझे एक ऐसी घाटी की तरफ ले जा रहा है जो कि बहुत गंदी और गलाजत से भरपूर है। अ ब्लाइंड मैन बैटरिंग ब्लाइंड मैन, और एक ऐसा शख्स जो कि ख़ुद नाबीना है, जब वो दूसरे नाबीना शख्स की रहनुमाई करेगा तो वो उसे ख़राब कर देगा, यानी उसका रास्ता ख़राब कर देगा, उसे भटका देगा अपने रास्ते से। एक अंधा शख्स जब दूसरे अंधे या नाबीना शख्स की रहनुमाई करेगा तो वो उसे भी रास्ते से भटका देगा। और इनटू दैट मोस्ट फैकेंट डिच ऑफ ऑल, या फिर वो उसे, फैकेंट का मतलब है नतीजा खेज़, डिच ऑफ ऑल, वो उन सब लोगों को उस नतीजे के तौर पर उसी घाटी में गिरा देगा। द फूली दैट मैन डज, और उसके बाद वो कहता है कि एक ऐसा शख्स जो कि बेवकूफ़ियों वाली हरकत करता है, पागलों वाली हरकत करता है, डज और मस्ट सफ़र, तो वह ज़रूर परेशानी में मुब्तला होगा। अब वो फूली काम क्या है, यानी कौन सा बेवकूफ़ाना काम करता है। इफ़ ही वोज़, अगर वो प्रपोज़ करता है, वो इजहार मोहब्बत करता है। अ प्राउड वुमन, एक ऐसी मुतकब्बर खातून, नट किंडर्ड, जो कि तल्लक नहीं रखना चाहती, ऑफ हिज सोल, उसकी रूह से, यानी एक ऐसा शख्स जो कि किसी ऐसी औरत से इजहार इश्क करता है या उसे प्रपोज़ करता है, उसे शादी का पैगाम भेजता है, जो कि उसकी रूह से वाकिफ़ नहीं, उसकी रूह से उसका कोई तल्लक नहीं, तो ऐसा शख्स बेवकूफ़ी का काम करता है और इसका उसे बहुत ज़्यादा खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब यहाँ प्राउड वुमन से मुराद मार्गोन है, जो कि विलियम बटलर येट्स की बिलव्ड थी, जिसे इसने लाइफ में बहुत मरतबा प्रपोज़ किया, लेकिन हर दफ़ा उसकी प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गई। इस पोइम के लास्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, आई एम कंटेंट, मैं मुतमईन हूँ, टू फॉलो, पैरवी करने में, टू इट्स सोर्स, इसके ज़राए की, मैं इसके ज़राए की पैरवी करने में मुतमईन हूँ। एवरी इवेंट, हर मौके की, इन एक्शन, अमल के लिहाज से, और इन थॉट, और सोच के लिहाज से, मैं अमलन और ज़हनी सतह पर हर मौके के ज़राए की पैरवी करने पर
मुतमईन हूँ। मयर्स द लॉट, और हम बहुत सी गलतियाँ, लॉट यानी बहुत सी, हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं और इनको मयर करते हैं, यानी कि इनकी पैमाइश करते हैं, इनको तोलते हैं, इनको नापते हैं। टू फॉरगिव माई सेल्फ द लॉट, और मैं अपनी तमाम गलतियों को खुद ही माफ़ करता हूँ। मैं बहुत सी गलतियों को करता हूँ, बहुत सी गलतियाँ मुझसे सरजद होती हैं, मैं इनका नाप तोल करता हूँ, इनकी पैमाइश करता हूँ, यानी देखता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को माफ़ कर देता हूँ। यानी हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी माफ़ करें और दूसरों को भी माफ़ करें। When such as I cast out remorse, रिमर्स यानी रिपेंटेंस यानी पछतावा, कास्ट आउट यानी फेंक देना, यानी अपने जहन से निकाल देना। जब मैं पछतावे को अपने जहन से निकाल देता हूँ, सो ग्रेट आ स्वीटनेस फ्लोज इनटू द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट यानी सीना, तो मेरे सीने में एक अजीब किस्म की खुशी बहती है, यानी खुशी का मीठापन या खुशी की मिठास मेरे दिल में बहती है। वी मस्ट लाफ, हमें ज़रूर हंसना चाहिए, यानी हमें ज़िंदगी की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। एंड वी मस्ट सिंग, और हमें गीत गाने चाहिए। वी आर ब्लेस्ड, हम नेमत से सरफराज लोग हैं। बाय एवरीथिंग, हर चीज़ से, हमें हर चीज़ की नेमत से सरफराज किया गया है। एवरीथिंग वी लुक अपॉन, जिस चीज़ को भी हम देखते हैं या जिस चीज़ पर भी हम नज़र दौड़ाएँ, इज़ ब्लेस्ड, वो नेमत से सरफराज है। हम लोग तमाम नेमतों से सरफराज किए हुए लोग हैं, और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो भी नेमत से सरफराज की गई हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हों और हम खुशी के गीत गाते रहें और अपने आप को माफ़ करें। पिछले हमारे जो गुनाह हैं इनको भूल जाएं और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ इस ज़िंदगी की खुशियाँ हों, और जो हमें नेमतें मिली हैं उनका हम शुक्र अदा करके खुशी महसूस करते रहें। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइम स्कीम। इस पोएम के तमाम ऑक्टेव्स में सेम राइम स्कीम मिलती है, जैसा कि A B B A C D D C, यानी फर्स्ट और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, उसके बाद फिफ्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि अगर हम फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम को देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्टेयर, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एयर, स्टेयर एयर। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है असेंट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बेटलमेंट। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पोल और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सोल, पोल सोल। इसी तरह से सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अपॉन और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डन, अपॉन डन। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में नीज, सेंचुरीज, वॉज, ग्लास, टॉर्न, अडॉन, राउंड, वाउंड। नेक्स्ट मैन, कैन, आर, वार, अर्थ, बर्थ, वांडरिंग, थिंग। नेक्स्ट इट, सेट, लाई, एम्ब्रॉयडरी, टावर, मोर, नाइट, राइट। नेक्स्ट overflows, knows, mind, blind, known, stone, heaven, forgiven. Next drop, up, impure, more, distress, clumsiness, man, pain. Next enemies, eyes, escape, shape, last, blast, shape, escape. Next again, men, pitch, ditch, all, soul, does, was. Next source, remorse, thought, lot, breast, blessed, sing, everything. ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ABBACDDC। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 11 को देखें तो उसमें वो कहता है स्टिल रेजर नी, स्टिल लाइक अ लुकिंग ग्लास, यानी वो जो तलवार थी उसका जो रेज़र था, उसका जो ब्लेड था, उसको वो एक चमकते हुए आईने के साथ कंपेयर कर रहा है।
तो ये एक सिमिली है, यानी दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है एक जैसी खूबी की बुनियाद पर, यानी उसकी चमक की बुनियाद पर वो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को किसी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि अगर हम इस पोइम को देखें तो ये पूरी की पूरी पोइम मेटाफर से भरी हुई है, लेकिन इनमें से चंद मेटाफर्स हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है, माई सोल मेरी रूह आई समन टू द विंडिंग एंशिएंट स्टेयर, यानी विंडिंग एंशिएंट स्टेयर जो है एक ऐसे रास्ते का मेटाफर है जो कि बहुत ज़्यादा बल खा रहा है और बहुत कदीम है, यानी ये रूहानी जो रास्ता है जो रूहानियत की तरफ जाता है उसका मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में वो कहता है, सेट ऑल योर माइंड अपॉन द स्टीप असेंट। अब स्टीप असेंट क्या है? ये वो मंजिल है जो कि रूहानी सफ़र की जानिब, अब ये जो स्टीप असेंट है ये वो रूहानी मंजिल है, रूहानी मंजिल का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में वो कहता है, अपॉन द ब्रोकन क्रम्बलिंग बैटलमेंट। अब ये जो क्रम्बलिंग और ब्रोकन बैटलमेंट है, यानी वो जो फसील है, ये उन रुकावटों की तरफ इशारा है जो कि हमें रूहानी सफ़र से रोकती हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में वो कहता है, अपॉन द स्टार दैट मार्क्स द हिडन पोल। इसमें जो स्टार का लफ्ज़ है ये उस गाइडेंस की तरफ इशारा है जो कि हमें रूहानी सफ़र में लोग देते हैं। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जबकि इसके ब्रक्स, अगर हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को हम एंड स्टॉप्ड कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 6 को देखें तो इसमें वो कहता है, फिक्स एवरी वांडरिंग थॉट अपॉन, अपनी भटकती हुई हर सोच को मरकूज़ कर लो। कहाँ मरकूज़ करना है? वो लाइन नंबर 7 में बताता है, दैट क्वार्टर वेयर ऑल थॉट इज़ डन, उस नुक्ते पर मरकूज़ कर लो जहाँ तमाम सोचें इख्तिताम पजीर होती हैं। इसके बाद इसकी लाइन नंबर 9 जो है ये भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, द कॉन्सिक्रेटेड ब्लेड अपॉन माई नी, यानी वो तलवार जो कि मुकद्दस है वो मेरे घुटनों के साथ लगी हुई है या मेरे घुटनों के पास पड़ी है। अब उस तलवार का क्या करना है या वो तलवार क्या करती है उसके घुटनों के पास, उसका वो जिक्र, उसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट लाइन में यानी लाइन नंबर 10 में वो देता है। वो कहता है, इस सैटोज़ एंशिएंट ब्लेड, ये सैटो की कदीम तलवार है, स्टिल एज इट वॉज, ये अभी भी वैसी है जैसी कि ये हुआ करती थी। उसके बाद लाइन नंबर 13 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, दैट फ्लावरिंग सिल्कन ओल्ड एम्ब्रॉयडरी टोन, यानी ये फूलदार रेशमी और कदीम कशीदाकारी वाला कपड़ा है, टोन जो कि फटा हुआ है। अब कहाँ से इसे फाड़ा गया है, कहाँ से इसे उतार के लाया गया है? फ्रॉम सम कोर्ट लेडीज़ ड्रेस एंड राउंड, ये किसी दरबार की खातून यानी शहजादी या मलका के लिबास से इसे फाड़ कर लाया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 17 और 18 दोनों लाइंस रन ऑन लाइन है। जैसा कि लाइन नंबर 17 में वो कहता है, माई सोल वाई शुड द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन, एक इंसान के तख़य्युलात होने चाहिए। अब कैसे होने चाहिए? वो नेक्स्ट लाइन में कहता है, लॉन्ग पास्ट, वो सिर्फ ख्वाहिश करते हैं, लॉन्ग पास्ट हिज प्राइम रिमेंबर थिंग्स दैट आर, उन चीज़ों के बारे में जो कि तरजीही बुनियादों पर उसने सोची हुई हैं उनकी ख्वाहिश करता है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? थिंग्स दैट आर, अब वो कौन सी चीज़ें हैं? वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 19 में कहेगा, एम्ब्लेमेटिकल ऑफ लव एंड वॉर, वो मोहब्बत और जंग की निशानदही करती हैं। उसके बाद लाइन नंबर 22 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, एंड इंटेलेक्ट इट्स वांडरिंग, और जो जहानत है वो भटक रही है। अब वो कहाँ भटक रही है? ये बात वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 23 में कहता है, टू दिस एंड दैट एंड टू अदर थिंग्स, यानी इधर उधर की बातों में वो भटक रही है। उसके बाद लाइन नंबर 26 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहते हैं, 500 ईयर्स अगो अबाउट इट लाई, यानी ये 500 साल पहले बनी थी वो तलवार, और इसके ऊपर अबाउट इट लाई, और इसके ऊपर है क्या चीज़ है? फ्लावर्स फ्रॉम आई नो नॉट व्हाट एम्ब्रॉयडरी, और इसके ऊपर जो फूल बने हैं उनकी कशीदाकारी या कढ़ाई के बारे में मुझे इल्म नहीं है। उसके बाद लाइन नंबर 45 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, द इग्नोमिनी ऑफ बॉयहुड, यानी लड़कपन की जो बदनामी है, द डिस्ट्रेस, और वो परेशानी। अब कौन सी परेशानी? वो नेक्स्ट लाइन यानी 46 में बताएगा, ऑफ बॉयहुड चेंजिंग इनटू मैन, यानी लड़कपन से मर्दानगी में तब्दील होने तक जो आती है। उसके बाद लाइन नंबर 47 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, द अनफिनिश्ड मैन एंड हिज पेन, एक ऐसा नापुख्ता
अकल रखने वाला शख्स और उसका दुख। अब उसका क्या दुख है वो नेक्स्ट लाइन में कहेगा, ब्रॉट फेस टू फेस विद हिज ओन क्लमसीनेस। जब वो आमना सामना उसके साथ होता है तो उसका जो भद्दापन होता है या जो उसकी सोच की नापुख्तगी होती है वो हमारे अंदर भी मुंतकिल करने की कोशिश करता है। उसके बाद लाइन नंबर 54 और 55, ये दोनों लाइंस भी रन ऑन लाइन है। जैसा कि वो कहता है, द फोली मैन डज, वो शख्स बेवकूफ़ है जो कि करता है। क्या करता है वो नेक्स्ट लाइन यानी 55th लाइन में कहता है, और बस्ट सफ़र, वो ज़रूर तकलीफ़ में मुब्तला होता है। इफ़ ही वूज़, अगर वो प्रपोज़ करता है किसको, अ प्राउड वूमन नॉट किंडर्ड ऑफ हिज सोल, यानी एक ऐसी औरत से जो कि उसकी रूह की आशना नहीं है। ये थी वो एंजम्मेंट जो कि पोइट ने इन लाइंस पे यूज़ की है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में समन और स्टेयर दोनों एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 में सेट स्टीप, लाइन नंबर 3 में ब्रोकन बैटलमेंट, लाइन नंबर 8 में डिस्टिंग्विश डार्कनेस, लाइन नंबर 10 में सेटो स्टिल, लाइन नंबर 11 में लाइक लुकिंग, लाइन नंबर 15 में वुडन वॉन्ट, लाइन नंबर 17 में माई मैन, लाइन नंबर 18 में पास्ट प्राइम, लाइन नंबर 23 में दिस दैट, लाइन नंबर 24 में डिलीवर डेथ, लाइन नंबर 25 में माई मोंटेशिगी, लाइन नंबर 27 में फ्लावर्स फ्रॉम, लाइन नंबर 32 में कमिट क्राइम, लाइन नंबर 33 में सो सच, लाइन नंबर 32 में कमिट क्राइम, लाइन नंबर 33 में सोल सच, लाइन नंबर 35 में डेफ डम, लाइन नंबर 37 में नोर नोन, लाइन नंबर 41 में माई मैन, लाइन नंबर 41 में अगेन ड्रिंक्स ड्रॉप, लाइन नंबर 43 में मैटर मोर, लाइन नंबर 50 में हाउ हेवन, लाइन नंबर 51 में डिफाइलिंग डिसफिगर्ड, लाइन नंबर 52 में मिरर मैलिशियस, लाइन नंबर 60 में ब्लाइंड बैटरिंग, लाइन नंबर 67 में मेयर माई सेल्फ, लाइन नंबर 69 में सो स्वीटनेस। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द मिडल और एंडिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी अल्फाज के दरमियान या आखिर पर कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल। जैसे कि लाइन नंबर 2 में सेट और असेंट, इन दोनों लफ्ज़ों का इख्तिताम टी लेटर पर हो रहा है। इसके बाद लाइन नंबर 3 में अपॉन ब्रोकन, लाइन नंबर 5 में अपॉन हिडन, लाइन नंबर 7 में दैट थॉट, लाइन नंबर 13 में सिल्कन टॉर्न, लाइन नंबर 15 में स्कैबर्ड बाउंड वाउंड, लाइन नंबर 16 में कैन एडॉन, लाइन नंबर 16 में अगेन टैटर्ड फेडेड, लाइन नंबर 17 में इमेजिनेशन मैन, लाइन नंबर 20 में नाइट दैट, लाइन नंबर 21 में इमेजिनेशन स्कॉर्न, लाइन नंबर 24 में डेथ बर्थ, लाइन नंबर 25 में थर्ड फैशन्ड, लाइन नंबर 35 में मैन स्ट्रिकन, लाइन नंबर 47 में मैन पेन, लाइन नंबर 50 में हेवन कैन, लाइन नंबर 54 में दैट मस्ट, लाइन नंबर 64 में प्राउड किंडर्ड, लाइन नंबर 66 में इवेंट थॉट, लाइन नंबर 68 में कास्ट आउट, लाइन नंबर 69 में ग्रेट ब्रेस्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है रेपिटिशन ऑफ वावल लेटर्स इन द वर्ड्स। जैसा कि लाइन नंबर 2 में ऑल असेंट, लाइन नंबर 10 में इज़ इट, लाइन नंबर 21 में इफ़ इमेजिनेशन, लाइन नंबर 22 में इंटेलेक्ट इट्स, लाइन नंबर 31 में एंड एज, लाइन नंबर 57 में ऑल अगेन। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3, 4 और 5 को अगर हम देखें तो ये तीनों लाइंस अपॉन दा से स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद लाइन नंबर 42 और 43 दोनों लाइंस व्हाट मैटर इफ़ से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 70 और 71 वी से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 42 और 43 को देखें तो इन दोनों में
पोइट ने रिटोरिक क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है हवाला। लाइन नंबर 10 में सेटो का एलुजन यूज़ किया गया है और लाइन नंबर 25 में मोंटेस्क्यू का एलुजन यूज़ किया गया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।